और अब आगे सेशन में बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगी, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगी, धर्म, और साथ ही देवेंद्र, आप स्टेज पर आइए। और साथ ही अब बातचीत का सिलसिला किस तरीके से जारी रहेगा, और मैं अब गुजारिश करूंगी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से, जो कि एमएलए हैं फतेहाबाद से, आप स्टेज पर आइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और इसी तरीके से आप बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टेज पर पहुंच चुके हैं धर्म और देवेंद्र, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रिया और बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने वक्त निकाला सर, प्लीज़। धन्यवाद। शुरू करते हैं सर फतेहाबाद से ही। फतेहाबाद को वर्तमान सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में 2014 से कंटिन्यूटी में, क्या मिला फतेहाबाद ज़िले को इस सरकार से? क्योंकि ये सरकार ये कह रही है, कल अमित शाह आए थे, अमित शाह ने एक चीज़ को रिपीट किया कि पहले उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था कि जब पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं उनको कोट कर देता हूँ, उन्होंने कहा कि पूर्व में एक सरकार आती थी तो एक ज़िले का विकास होता था, उससे पहले की जो सरकार आती थी जिस दल का, वो भी एक ज़िले का विकास करती थी, लेकिन हमने पूरे राज्य में समान विकास किया। तो समान विकास अगर हुआ तो आपके ज़िले को क्या मिला सर? पहले तो मैं अमित शाह जी का बात का जवाब देना चाहूँगा। अमित शाह जी को हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं है। जो हरियाणा के नेताओं ने उनको लिख के दे दिया, वो जो का त्यों वो पढ़ के चले गए। अगर हरियाणा में किसी एक पार्टी ने हरियाणा का विकास करवाया है तो वो एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है। चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखें, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की बात हो, चाहे कोई नया माइनर निकालने की बात हो, चाहे कोई नया रोड खोलने की बात हो, चाहे कोई नया हॉस्पिटल खोलने की बात हो, समान दृष्टि से पूरे हरियाणा में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो विकास के काम हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने कराने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 2014 से फतेहाबाद को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ झूठे आश्वासनों के सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने फतेहाबाद को कुछ नहीं दिया। फतेहाबाद की जनता बहुत बार मांग कर चुकी थी मेडिकल कॉलेज की, और जब फतेहाबाद के नगर परिषद के चुनाव हुए तो बड़े ताज्जुब की बात है, लांबा साहब का एक झूठा बोर्ड लगा दिया गया फतेहाबाद में कि इस जगह पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, सिर्फ नगर परिषद के वोट हथियाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। और उसके बाद उस मेडिकल कॉलेज को टोहाना हल्के के रसूलपुर गांव में डिजर्ट एरिया में जाके वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन वो बनाएंगे वहाँ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिजिबिलिटी बनती नहीं। मेडिकल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ हरियाणा से बच्चे नहीं आएंगे, दूर दराज से भी आएंगे। और पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चों की सिक्योरिटी सेफ्टी देखता है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरह की संस्थाएं होंगी तो बच्चे सेफ होंगे, उनको अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के सिवाय ना ये रसूलपुर में बनाएंगे, ना ये फतेहाबाद में बनाएंगे। इसी तरह से फतेहाबाद के अंदर मैंने इनको कहा था कि हमारे फतेहाबाद की भूगोलिक स्थिति ऐसी है, एक तरफ हम सेम से ग्रसित है, दूसरी तरफ हम बाढ़ से ग्रसित है। अगर सरकार कोई मास्टर प्लान बनाए तो इन दोनों समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक ये फ्लड की बात है, सेम की बात है, तो हम इनसे पहले ही कहने लग गए थे 2-3 महीने पहले कि आप फ्लड की मीटिंग बुलाइए, जितने ड्रेनेज उनका सफाई कराइए, पंप हाउस को ठीक कराइए, इनकी व्यवस्था जल भराव की, जहाँ पानी इकट्ठा था उनको निकालने की व्यवस्था करिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा सरकार ने रेनी सीजन से पहले फ्लड की कोई एक मीटिंग बुलाने का भी प्रयास नहीं किया। इसका आज परिणाम है कि फतेहाबाद ज़िले में आज 70% पानी हो चुका है। अब जाके ये फसल तो खराब हो चुकी है, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से अब पानी निकालना जा रहा है। मैं तो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जेल में रहते हुए इतने संसाधन मुहैया कराए हैं जितना कि सरकार भी मुहैया नहीं करा सकी। उनकी वजह से आज लगता है कि आने वाले 10 दिन में किसानों के खेत खाली हो जाएंगे और आने वाली गेहूँ और सरसों की बिजाई
वो आसानी से कर सकते। विधायक जी, तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस को नए जिला अध्यक्ष भी मिल गए और प्रदेश अध्यक्ष भी अब नए मिल गए हैं। सुरखुरू होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, हिना भी रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। क्या ये चमक अब कांग्रेस में आ पाएगी? निश्चित तौर पे मैं बड़ा आशावान हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग का प्राणी हूँ। राव नरेंद्र जी हमारे बड़े सकारात्मक विचारों के धनी हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं उनको लेके वो आने वाले 3-4 महीने में आपको कांग्रेस पार्टी का संगठन ऐसा दुरुस्त और चुस्त नज़र आएगा कि लोग सरकार के अंदर चेयरमैन ही नहीं मांगेंगे, सरकार के संगठन के अंदर पद की डिमांड करेंगे। ऐसा संगठन हम बनाने का प्रयास लेकिन कैप्टन साहब आपके सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है वो राहुल गांधी के अनुरूप नहीं हो पाई, जबकि चीज़ें कुछ और थी कि युवा आए, युवा कमान संभाले, लेकिन वो भी एक तरफ के आरोप लगा रहे हैं। तो कैसे संगठन और मजबूत हो पाएगा? आरोप लगाने वाले को सीनियर साथी, वो उनकी पर्सनल सोच हो सकती है। राव नरेंद्र जी बिल्कुल राहुल गांधी की सोच के अनुसार आए हैं, युवा है, अनुभवी हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले 3 महीने में आपको इनकी कार्यप्रणाली बखूबी दिखाई देने का प्रयास करेगी। जो देवेंद्र ने पूछा, सर कांग्रेस पार्टी के साथ एक समस्या है, और इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं वो संभवतः मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप लोग जो कांग्रेस पार्टी जो भी करती है उसके एग्जीक्यूशन में बड़ी दिक्कत होती है। मसलन प्रदेश अध्यक्ष बना और उसके 24 घंटे के अंदर कोई जिलाध्यक्ष बोल दिया होता तो शायद मैं इग्नोर कर देता। कैप्टन साहब का मतलब ये होता है ना कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया और उसमें फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया, पूरा खाना ख़राब हो गया। तो नया प्रदेश अध्यक्ष मिला हो तो जश्न का मौका होना चाहिए था। कैप्टन साहब सरीखा नेता 24 घंटे के अंदर कोई अगर बयान दे देते हैं और वो नेगेटिव में जाते हैं, कुछ और लोगों ने भी दिया, उस पर मैं नहीं जाता। संपत सिंह ने क्या कहा वो सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब सोशल मीडिया में है, तो मैं उस पर नहीं जाता। कैप्टन साहब ने तो ये मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं डेवलप कर पा रही कि जब कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको हम पॉजिटिव नोट में ले। बीजेपी क्या करती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर खामियां नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी खामियों को ढक लेती है, कांग्रेस तो उसको सरे बाजार कर देती है। कैप्टन साहब वास्तव में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ये पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन विचारों का मतभेद हो सकता है। सर आपके विचार, आप पब्लिक फिगर हैं, आपके विचार निजी नहीं हो सकते। राव नरेंद्र, मेरा विचार निजी नहीं हो सकता है, और जो लोग बैठे हैं उनका विचार निजी हो सकता है। मनभेद ना कभी लांबा साहब पहले था, ना कभी अब होगा, और अब 6 तारीख को वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं चंडीगढ़ में। सारे के सारे नेता आपको वहाँ पे हाजिर मिलेंगे। विधायक जी, फतेहाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, किसानों को नहीं मिल पाया। दीन मोहम्मद जी हैं, डीएचओ बैठे हैं, ये भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया। क्या आपको लगता है तमाम जो योजनाएं बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू की और वो किसानों तक पहुँच पा रही हैं? क्योंकि ये पूरा इलाका काफ़ी जो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ किसान कृषि पर ही निर्भर है। अगर इनकी योजनाएं होती तो वो लोगों तक पहुंचती। ऐसी कोई योजना नहीं होती जिस सरकार की योजना लोगों तक ना पूछे, लेकिन इनकी योजनाएं हैं ही नहीं। ये अपने आईटी सेल के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप और हम बहुत दिन पहले सुनने लगे थे कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन जो ही 2022 आया तो आपने देखा था कि किसानों को इन्होंने मारने के लिए काम किया था। अडानी और अंबानी को ये लोग प्रोजेक्ट करना चाहते थे, किसानों की ज़मीन छीनना चाहते थे। ऐसे 3 कृषि काले कानून लाए थे कि जिससे किसान कहीं का नहीं रहा। ये तो गनीमत मनाओ कि किसान आंदोलन इतना सक्रिय हो चुका है, दिल्ली से इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था, और जब बीजेपी वालों को लगा कि अब तुम्हें छुपने के लिए कहीं जगह नहीं है तो इन्होंने आनंद फानंद में कृषि कानून वापस लेने का काम किया था। ये पहला स्टेप था जो किसान आंदोलन की वजह से इनको यू टर्न करना पड़ा। नहीं तो ये लोग सोचते थे ये थक जाएंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है किसानी का। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, किसानी का बारे में वही आदमी सोच सकता है जिसको किसानी के बारे में पता हो। ये बीजेपी वाले तो गमलों में सब्जी को आके खाने वाले लोग हैं। इनको नहीं पता कि
पो और माह के महीने में नहरी पानी रात के 12 बजे कितना ठंडा होता है। इनको ये नहीं पता कि जेठ साढ़ के अंदर जब 48 डिग्री टेम्परेचर होता है तो किसान किस तरह से काम करता है। ये जो किसान से संबंधित जो पार्टियां हैं वो आती हैं, वही किसानों की समस्याएं समझ सकती है। इनको तो सिर्फ अडानी और अंबानी कारपोरेट घराने दिखते हैं। विधायक जी, आपके पास कोई ऐसा विजन है जो आप सरकार को सलाह देना चाहेंगे कि हाँ, किसानों तक सीधा फायदा योजनाओं का पहुंच पाए, या कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे किसान का उत्थान हो सके? हम समय समय पे, चाहे विधानसभा का प्लेटफार्म हो चाहे कोई दूसरा प्लेटफार्म हो, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनको समय समय पे सुझाव देते हैं। लेकिन इनको सुझाव सिर्फ कारपोरेट घरानों के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के अच्छे लगते हैं। हमने इनको कहा था कि अब अगर आप इनको देना चाहते हो तो ये जो आप फसल MSP पे खरीद रहे हो, ये कहने को तो कह रहे 24 फसल हम हरियाणा में खरीद रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा के अंदर फसल होती है वो खरीदते नहीं। ये कहते हैं हम पटसन खरीदते हैं हरियाणा में। अब पटसन आप कहीं भी 100 ग्राम बता दो मुझे, मंडी में कहीं पटसन 100 ग्राम आती हो तो। आज मूंगफली का भाव 5800 रुपये है, और भट्टू मंडी फतेहाबाद जिले की मूंगफली के लिए इन्होंने नॉमिनेट कर रखी है। वहाँ पे आज 4000 और 4200 और 4500 में मूंगफली पिट रही है। मूंगफली आज ये नहीं खरीद रहे, मूंग आज ये नहीं खरीद रहे, बाजरी की सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, बाजरी नहीं खरीद रहे। ले दे के अभी 2 दिन से इन्होंने धान के लिए पोर्टल खोला कि हम धान खरीदेंगे, और उसके अंदर भी इनका जो डाटा है वो मिलन नहीं हो रहा। किसान दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहा है। इन बीजेपी वाले अगर वास्तव में किसानों का उत्थान करना चाहते हैं तो ये पोर्टल बंद करना चाहिए। और जो हरियाणा का किसान है, अगर गेहूं बीजेगा, कणक बीजेगा, तो हरियाणा का किसान हरियाणा में लेके आएगा, तो उसी को बिना पोर्टल के बगैर वो बेचना चाहिए। मान लो अगर राजस्थान का किसान भी गेहूं लेकर हरियाणा में आता है तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? FCI ने पैसे देने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी फंड देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी खरीद रही है, फिर इनको परेशान करने की जरूरत क्या है? ये जान करके पोर्टल में जाके अनपढ़ किसानों को परेशान करना चाहते हैं। सर एक बात जो आपने बात कही, ठीक है, आपकी बात से मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे, उन्होंने आपकी पार्टी पर बड़े तीखे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो पार्टी का आला कमान है वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। आपने 10 समस्याएं गिनवा दी। मैं आपसे पूछता हूं कि 38 विधायकों वाली पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन समस्याओं को लेकर कहां पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई? अगर समस्या है तो डेमोक्रेसी में जो सत्ता पक्ष विपक्ष का रोल सत्ता पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अभी आदित्य देवीलाल कह के गए और इंडियन नेशनल लोकदल बार बार कहती है कि वो 38 विधायकों की पार्टी जो नहीं करती, हम 2 विधायकों की पार्टी करते हैं। तो अगर इतनी समस्या, मंडी किसान ये हरियाणा का बैकबोन है, और अगर वहाँ इतनी समस्या आ रही है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या कर रही है? सर आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर भी देता हूं कि वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। तो आदित्य देवीलाल जी को अपनी पार्टी सुप्रीमो से पूछना चाहिए कि हरियाणा के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटें तो इनेलो ने बीजेपी की बांटने का प्रयास किया था, और बाकी 85 सीटें जो इनेलो की थी वो हरियाणा में 85 सीटें बीजेपी ने बांटी थी। इन्हीं के प्रयासों से सिरसा विधानसभा का जो कैंडिडेट था उसने अपना फार्म विड्रा किया था। ये सब मिली भगत करके एक दूसरे को मददगार बन के इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था, और आगे भी ऐसे ही लड़ रही है इलेक्शन। चाहे इनको कोई भी प्रोग्राम हो, इनकी स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी होती है, इनको फंड सारा बीजेपी की तरफ से मिलता है, ये बीजेपी के लिए लोग काम करते हैं। राज्यसभा के चुनाव हो तो ये बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट करेंगे। रही बात कांग्रेस के 37 विधायकों की, तो कांग्रेस के 37 विधायकों ने चाहे विधानसभा का प्लेटफार्म हो चाहे सड़क का प्लेटफार्म हो, जो भी समस्याएं होती है वो बढ़ चढ़ के जनता के सहयोग से उठाने का काम करते हैं। जब भी जल भराव हुआ हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक फील्ड में आया था। उसके 6 दिन के बाद में सरकार जागी थी, मुख्यमंत्री 6 दिन के बाद जल भराव देखने आए थे कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से। इसी तरह चाहे कोई DAP के लिए बात हो, इसी तरह से हमने बिल पास कराने का प्रयास किया था कि आज नकली खाद बीज के हरियाणा के अंदर बहुत भारी भरमार है। किसान मारा फिर रहा है। चाहे आप 100 रुपये तेज किसान को दे दो, महंगा दे दो,